डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर सेट सेकंड की। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी हमको चूज द करेक्ट आंसर में यहाँ पर न्यूमेरिकल दिखाई देते हैं, और जब हमें न्यूमेरिकल दिखाई देते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इनके शॉर्ट तरीके या शॉर्ट ट्रिक के बारे में पता नहीं होता, तो वो इसको लॉन्ग मेथड से करने की कोशिश करते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है हमारा स्पेंड हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे ट्रिक की, और ट्रिक से इन न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरुआत होती है हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर में हमें पहला क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज। अब ये फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज, तो इन चारों ऑप्शन में देखिए टिक मार्क मैंने इसी में लगा के रखा है। ये ए ऑप्शन है, पाई इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। अब ये कैसे है, एक बार फिर से स्टूडेंट्स, फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज, परासरण दाब का सही सूत्र क्या है, तो इसका आंसर है ए, ये पाई इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। तो इस तरह से तो हमने रट लिया, लेकिन डियर हम समझेंगे तो हमें काफी दिनों तक हमें याद रहेगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं वांट ऑफ इक्वेशन। अब ये जो वांट ऑफ इक्वेशन होती है वो ये होती है, देखिए यहाँ पर पाई इक्वल टू सी आर टी, ये होती है वांट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आप जानते होंगे ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आर गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, ये पाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलेन का परासरण दाब, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलेन की सांद्रता, आर गैस कांस्टेंट गैस स्थिरांक, और टी टेम्परेचर इन केल्विन, ये केल्विन में तापमान है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सी है, सी कंसंट्रेशन, इसी को हम बोलते हैं मोलरिटी। और मोलरिटी के लिए या फिर कंसंट्रेशन के लिए फार्मूला होता है एन अपॉन वी। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन और मोलरिटी। ठीक है, तो बस इस सी की जगह पर आप एन अपॉन वी रख दीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा पाई इक्वल टू सी की जगह पे इसको रखो एन अपॉन वी, और ऊपर आर टी तो ऑलरेडी है ही, तो देखिए पाई इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, यहाँ पर भी देखिए पाई इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। तो ये हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अभी हमने बात की यहाँ पर न्यूमेरिकल की, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड टू 75% इन 32 मिनट, हाउ मच टाइम वुड हैव बीन रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन। ये क्वेश्चन में है, एक फर्स्ट ऑर्डर की केमिकल रिएक्शन है जिसमें 32 मिनट में वो 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो बताओ 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक की बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात थोड़ा हिंदी में बता दूं, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूर्ण होती है, तो बताइए 50% अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। इंग्लिश में एक बार फिर से स्टूडेंट्स, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गेट्स completed to 75% in 32 minutes, how much time would have been required for 50% completion। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होता है, आप एक फॉर्मूले पे ध्यान दें, a अपॉन a नॉट इक्वल टू 1/2 NT एंड हाफ। इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो सारे के सारे इस फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये टी का मतलब होता है टाइम ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का समय। टी एंड हाफ को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का अर्धायु काल। ए नॉट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, आरंभिक सांद्रता, और ए को हम लोग बोलते हैं फाइनल कंसंट्रेशन, अंतिम सांद्रता। ठीक है, तो यहां इस क्वेश्चन में देखिए ये 32 मिनट, ये हमको टाइम दे रखा है, तो इस टी की जगह पर हम यहां पर लिख देंगे 32 मिनट, ये हमने लिख दिया। अब यहां पर क्या लिखा है, देखिए हाउ मच टाइम वुड हैव बीन रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन, यानी 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो आप स्टूडेंट्स याद रखिए कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब यहां पर वो हमसे बात कर रहा है कि 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि वो T1/2 हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यानी हाफ लाइफ पीरियड हमें फाइंड करना है। अब देखिए
यहाँ पर परसेंट में वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब इनिशियल जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 100। तो आप यहाँ पर इनिशियल वैल्यू को लिख दीजिए 100। अब यहाँ पर वैल्यू दी है 75%। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब आप ये वैल्यू लिखते हैं तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तो वो एक ही जगह पे वैल्यू हो जाएगी। जैसे यहाँ देखें आप, ये ए की वैल्यू लिखना है आपको, तो 100 माइनस 75 कर दो, कितना स्टूडेंट बचेगा 25। बस अब ये सारी वैल्यू लिखो और यहाँ पुट कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ए की जगह पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर 25, तो ये 25 लिख दिया। ए नॉट की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 100, ये 100 लिख दिया। फिर ये आ जाएगा 1/2, और टी की जगह पे आएगा 32 मिनट, और यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब 25 4 जा 100, तो 1/4 आया है यहाँ पर, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पर 32/T½ ये पावर में। अब 1/4 को हम 1/2 के रिस्पेक्ट में कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर लिख दो, तो ये 1/4 हो जाएगा। फिर इक्वल टू में 1/2, और यहाँ पर 32/T½ दे ही रखा है। 1/2 से 1/2 हटा दो, यहाँ क्या बचेगा 2, इधर बचेगा 32/T½ अब T½ निकालना है, इसको इधर ले जाओ और 2 को नीचे लाओ, तो ये हो जाएगा T½ इक्वल टू 32/2, और T½ इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 16 मिनट। क्यों, क्योंकि ये 32 मिनट था, तो आंसर क्या है स्टूडेंट इसका 32 मिनट। तो क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट्स, थोड़ा जल्दी इसलिए चलना पड़ा ताकि टाइम आपका कम लगे, है ना। तो चलो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स क्या, ये 16 मिनट। ये क्लियर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है इन 3D सीरीज विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता है कि यहाँ पर Mn इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि Mn ही एक ऐसी मेटल है जिसमें d ऑर्बिटल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इसका ऑक्सीजन स्टेट होता है स्टूडेंट +7। कितना होता है स्टूडेंट्स, +7 होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं +7 इसका मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इनमें से कौन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, इनमें से कौन कार्बधात्विक यौगिक नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आपको पता है कि जब भी कोई मेटल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कार्बन से डायरेक्टली लिंक होती है, ठीक है, चाहे वो ट्रांजिशन मेटल हो चाहे नॉन ट्रांजिशन मेटल हो, यानी कोई भी धातु जब कार्बनिक यौगिक के कार्बन से सीधे ही कोवलेंट बॉन्ड से यानी सहसंयोजक बंध से जुड़ी हुई होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बधात्विक यौगिक। जैसे आप यहाँ पर देख लें तो क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये देख लीजिए आप, जैसे मान लो ये CH3 है इस तरह से, और यहाँ पर मैंने Mg कर दिया, तो आपने क्या देखा कि जब भी कोई मेटल इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कार्बन से डायरेक्टली लिंक होती है बाय द कोवलेंट बॉन्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमें नजर आ रहा है गिरगनार्ड रिएजेंट, तो ये तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और ये भी स्टूडेंट देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और यहाँ पर भी पोटेशियम इस कार्बन से डायरेक्टली लिंक है, तो इसको भी आप मान सकते हैं। मगर ये क्या है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, बी। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरल एंड कंसंट्रेट H2SO4 टू फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा DDT। ये देखिए, अब ये DDT का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो चलो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर क्लोरल की आपको रिएक्शन कराना है क्लोरोबेंजीन के साथ और कंस H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो चलो फिर आप खुद देखेंगे कि DDT का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो चलो ले लेते हैं पहले इसको। यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने ले लिया यहाँ पर CCl3 CHO, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरल, और यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं इस तरह से। एक मॉलिक्यूल मैंने ये ले लिया, और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मैंने क्लोरोबेंजीन का ये ले लिया, और प्रेजेंस ले ली मैंने यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा आपको पता है कि यहाँ पर H को शो इसलिए कर दो क्योंकि जब रिएक्शन होती है, ठीक है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है।
तो अब ये वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा, तो चलो इसको मैंने यहाँ H2O करके लिख दिया। अब बाकी क्या बचा, तो ये देखिए यहाँ बचा कार्बन, जिससे 3 Cl लगे हुए हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, 1, दैट इज 2, दैट इज 3, फिर यहाँ हो जाएगा CH। और इस कार्बन की वैलेंसी देखिए, एक यहाँ से सेटिस्फाइड है, एक यहाँ से सेटिस्फाइड है, 2 बच गए, उनको ऐसे आप कर दो। ठीक है, ऐसे कर दिया आपने। अब ये क्लोरोबेंजीन दोनों जगह पर आप लगा दो। ये देखिए, एक आपने यहाँ लगा दिया क्लोरोबेंजीन, एक आपने यहाँ पर लगा दिया इस तरह से। ठीक है, तो ये बन गया स्टूडेंट्स क्या, DDT। अब इसका नाम देखिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्लियर, एक बार फिर से देखिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और ये स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, ये प्रबल कीटनाशक होता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है स्टूडेंट्स, ये जो DDT है ये 666 से थोड़ा कम इंसेक्टिसाइड होता है। 666 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड होता है। ठीक है, 666 जो होता है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, वो स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड होता है देन कंपेरिजन टू DDT। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये DDT का फॉर्मेशन हुआ। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे यहाँ पर, ये देखिए, विच कंपाउंड इज नॉन एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ये बताना है हमको इन चारों में से कि इनमें से विंटर ग्रीन का तेल यानी ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कौन सा है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा, इसका आंसर है D, मिथाइल सैलिसिलेट। और मिथाइल सैलिसिलेट को ही हम लोग बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन यानी विंटर ग्रीन का तेल। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो मिथाइल सैलिसिलेट है इसको हम यूज करते हैं पेन किलर की तरह। ठीक है, हम इससे ऐसे ऑइंटमेंट बनाते हैं, ऐसे मरहम बनाते हैं। ठीक है, जो पेन रिमूव करने वाले होते हैं। अब मिथाइल सैलिसिलेट इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो चलिए यहाँ पर आपको बता दिया जाए स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं सैलिसैलिक एसिड। ये देखिए, आप यहाँ पर ऐसे और COOH ऐसे लिख दीजिए, और इसकी रिएक्शन कर देंगे हम CH3OH मिथाइल अल्कोहल के साथ, और यहाँ पर हम प्रेजेंस लेंगे डाइल्यूट HCl की, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ से H और यहाँ से OH इस तरह से आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। बाकी CH3 को यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर हो जाएगा CH3 इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से H2 आपने रिमूव कर दिया। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल सैलिसिलेट। तो यहाँ पर लिख देते हैं मिथाइल, ये हो जाएगा सैलिसिलेट। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का तेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि ये जितने भी सेक्शन ए में चूज द करेक्ट आंसर में ये जो 6 क्वेश्चन दिए थे इनको हमने सॉल्व कर लिया, और ये आंसर नीचे जो दिए हुए हैं ये करेक्ट आंसर है। तो आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। तो यहाँ पर देखो लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉन एज। तो यहाँ पर आएगा क्या, कंडक्टेंस। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये कंडक्टेंस इक्वल टू 1/R। ठीक है, यहाँ पर ये जो कंडक्टेंस यानी चालकता जो होती है वो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं ऐसे कंडक्टर जिनका रेजिस्टेंस कम होता है उनकी कंडक्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये भी आप जानते होंगे कि ऐसे कंडक्टर जिनका रेजिस्टेंस 0 होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है बहुत तेजी से होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब ये होता है कि जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उस केमिकल रिएक्शन की रेट जो है उतनी ज़्यादा होगी। अब ऐसा क्यों होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, किसी भी अभिकारक अणुओं की सांद्रता में वृद्धि करते हैं, तो उनमें नंबर ऑफ कोलिजन यानी कि टक्करों की संख्या, नंबर ऑफ कोलिजन क्या होता है उनमें फास्ट हो जाता है। अब नंबर ऑफ कोलिजन फास्ट हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। ये क्लियर है। चलिए
अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ देखें हम, यहाँ पर लिखा है फिनॉल ऑन बीइंग हीटेड विद जिंक पाउडर फॉर्म्स। अब यहाँ पर आप देखें, यही समझा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बेंजीन और यहाँ पर मैंने लिख दिया OH। ये देखिए, ये बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया तो ये हो जाएगा फिनॉल। और यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं जिंक डस्ट के साथ, यानी जिंक पाउडर के साथ, और इसको हीट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जिंक ऑक्साइड, ये ना ZnO, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब ये बाहर निकल जाएगा तो ये बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए, और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड ये निकल गया, ये ZnO, ये ना N है, ZnO जिंक ऑक्साइड। ठीक है, और वैसे भी स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो फिनॉल है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C6H5OH। ठीक है, और ये Zn डस्ट तो है ही, और जब ये ZnO निकल गए यहाँ से इस तरह से, तो C6H5 और H क्या हो जाएगा, C6H6, यानी बेंजीन बन गया। क्लियर इतना? अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कीटोन फॉर्म्स ऑन क्लेमेंशन रिडक्शन। अब कीटोन जो है वो क्लेमेंशन रिडक्शन के साथ यहाँ पर क्या बनाता है वो आपको लिखना है। तो चलो मैं आपको इसको क्लियर करके बताता हूँ कि क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये दिमाग में रखें, ये देखिए हम कीटोन की बात कर रहे हैं, R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर कर देते हैं R, ये कीटोन हो गए। और क्लेमेंशन रिडक्शन में आपको पता है यहाँ पर होता है ZnHG और यहाँ पर होता है कंसंट्रेटेड HCl, इस तरह से। और यहाँ पर लेंगे हम यहाँ पर 4H, यहाँ लिखेंगे 2H और 2H, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, इस 2H को इसके साथ ऐड कर दो तो हो जाएगा RCH2, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ये R। ठीक है, और यहाँ से H2 आपने बाहर निकाल दिया, इसको कहेंगे हम अल्केन। ये देखिए, तो क्या बना स्टूडेंट्स, अल्केन। वैसे भी आप जानते हो कार्बोनाइल कंपाउंड में, यानी कि ये चाहे हम एल्डिहाइड की बात करें ऐसे या कीटोन की बात करें, जब भी क्लेमेंशन रिडक्शन होगा तो हमेशा क्या बनेगा, एल्केन ही बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, और यहाँ पर हम अब आगे की तरफ चलें। ये आपको यहाँ पर डॉटेड दे रखे हैं, फिर लिखा है अमाइन गिव्स कार्बोलामाइन टेस्ट। तो स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कार्बोलामाइन टेस्ट कौन सा अमाइन देगा, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो केवल प्राइमरी अमाइन ही देगा, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन ये कार्बोलामाइन टेस्ट नहीं देंगे। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको बताऊं, कार्बोलामाइन टेस्ट, कार्बोलामाइन रिएक्शन, आइसोसाइनेट टेस्ट, ये सभी एक ही हैं। और आप जब अमाइन चैप्टर में देखेंगे तो अमाइन चैप्टर में कार्बोलामाइन रिएक्शन को ज़्यादा डिस्क्राइब करके दे रखा है। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन हेलोरिन में देखेंगे तो कार्बोलामाइन को शॉर्ट में दे रखा है, तो वहाँ आपको इतना क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप अमाइन चैप्टर में देखेंगे तो वहाँ पर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिन के साथ कार्बोलामाइन रिएक्शन होगी कि नहीं होगी वहाँ के क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर मैं पहले क्लियर कर दूँ कि 1 डिग्री अमाइन ही कार्बोलामाइन टेस्ट देता है, आइसोनेट टेस्ट देता है, मगर 2 डिग्री और 3 डिग्री टेस्ट नहीं देता है। तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, चलो इसके बाद आप यहाँ पर देखें, ये डैश बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। अब इन्होंने लिखा वो कौन सा बेस है जो डीएनए में नहीं होता, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा यूरासिल। यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, यूरासिल। तो देखो आपको मैं एक बात यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स, डीएनए आरएनए के बारे में। देखो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, देखो यहाँ पर है ये एडेनिन, एक तो ये बेस, दूसरा गुआनिन, एक बेस ये है, तीसरा है साइटोसिन, यहाँ पर आएगा साइटोसिन, एक बेस ये है। ये 3 बेस ऐसे होते हैं जो डीएनए में भी होते हैं एंड आरएनए में भी होते हैं, मगर जो चौथा वाला बेस होता है वो इन दोनों में क्या होता है, अलग होता है। जैसे अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में थायमीन होता है, ठीक है, और आरएनए की बात करोगे तो आरएनए में क्या होता है स्टूडेंट्स, यूरासिल होता है। बस यही डिफरेंस है। तो 4 बेसिस के ये हो जाएंगे और 4 बेसिस के ये हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अब हम आगे चलें। यहाँ पर वैसे भी स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके आंसर लिखे हुए हैं, बिल्कुल सही आंसर है ना। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट, ट्रू और फॉल्स।
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राइट, ट्रू और फॉल्स की। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखा है हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन, यस, तो ये ट्रू है। आगे डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट अंतर संक्रमण तत्व तो ए ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ये डी ब्लॉक की बात करें, और डी ब्लॉक क्या होते हैं स्टूडेंट? केवल ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, ठीक है, इसलिए क्या है ये फॉल्स। आगे हम बात करें सोडियम मेटल इज यूज इन वुड्स रिएक्शन, यस, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये ट्रू। फिर आगे देखिए EDTA इज अ रिएक्टेंट फैक्टर, नो, ये फॉल्स है। यहाँ पर क्या आएगा? ये फॉल्स। आपको पता है EDTA ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ये षट दंतुर लिगेंड है, ठीक है। और EDTA के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और नहीं तो चलो मैं इसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पर EDTA का मतलब होता है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो आयन, ये इसका हो जाएगा कंप्लीट नेम, ठीक है। अब देखो इथिलीन डायमीन फिर साथ में टेट्रा एसीटेटो, पहले आप इथिलीन डायमीन ले लो, उसमें टेट्रा एसीटेटो को ऐड कर दो तो ये कंप्लीट हो जाएगा EDTA। अब देखिए खासकर वैलेंसी का ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे CH2 और यहाँ पर हम ये NH2 के लिए H कर दिया, इधर भी H कर दिया सपोज। सिमिलरली यहाँ पर भी N, फिर H इधर कर दिया हमने, और यहाँ पर भी H कर दिया, ये हो जाएगा इथिलीन डायमीन। अब इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको टेट्रा एसीटेटो जोड़ना है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे और CH3 में से एक H उसमें से कम कर देंगे, तो यहाँ पर हमको ऐड करना है CH2COO नेगेटिव, यहाँ पर भी CH2COO नेगेटिव, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स CH2COO नेगेटिव, यहाँ पर भी CH2COO नेगेटिव। इस तरह से स्टूडेंट्स इसका नाम हो जाएगा इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो आयन, यानी कि EDTA। दूसरी बात, इस पे चार्ज कितना है स्टूडेंट्स? -4। और ये कौन सा लिगेंड है स्टूडेंट? हेक्साडेंटेट। देखो ना, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, इसमें 6 लिगेंड है, इसलिए इसको बोलेंगे हेक्साडेंटेट। क्लियर? इसको बोलेंगे हिंदी में षटदंतु। अब स्टूडेंट्स हम आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर मिथाइल आइसोसायनेट गैस इज लीक्ड इन 1984 इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, यस, भोपाल गैस कांड में जो गैस लीक हुई थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसायनेट, है ना, तो ये ट्रू है। तो ये 5th का आंसर के आगे हम लिख देंगे ट्रू। आगे देखिए क्या लिखा है, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन 2 सॉल्यूशंस, यस, ये भी ट्रू है। देखिए यहां पर लिखा है कि सॉल्ट ब्रिज जो होता है 2 सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, ठीक है। एक बार फिर से स्टूडेंट्स, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन 2 सॉल्यूशन, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, 2 विलयन में ये विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, कौन? सॉल्ट ब्रिज। अब स्टूडेंट्स देखिए, आपने यहां पर देखा होगा, थोड़ा क्लियर कर दो यहां पर स्टूडेंट्स, ये देखिए एक सॉल्यूशन ये है, यहां पर इसको हम ZnSO4 सॉल्यूशन कहेंगे यहां पर, और यहां पर एक सॉल्यूशन है हमारे पास ये CSO4, इसमें हमने Zn रोड लगा दी और यहाँ स्टूडेंट्स हमने ये Cu रोड लगा दी, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉपर वायर के थ्रू हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, वोल्टमीटर से, ठीक है। अब इन दोनों सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाते हैं? एक तो स्टूडेंट्स ये दोनों हाफ सेल को कंप्लीट सेल बनाने के लिए, 2 अर्ध सेलों को पूर्ण सेल बनाने के लिए, दूसरा इन दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, इन दोनों अर्ध सेलों में विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे
मैच द फॉलोइंग की। अब मैच द फॉलोइंग में ये ए कॉलम है और यहाँ पर बी कॉलम है, और सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है इन्वर्ट शुगर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट का आंसर आएगा यहाँ पर सी, सुक्रोज। अब ये इसको इन्वर्ट शुगर क्यों हम बोलते हैं और इन्वर्ट शुगर में यह सुक्रोज ही क्यों आ रहा है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करें आपके लिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये C12H22O11, ठीक है, इसको इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं? तो C12H22O11 ये सुक्रोज है। हम इसका यहाँ पर हाइड्रोलिसिस, और ये हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अब देखिए, जब भी हम इस C12H22O11 इस सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसका जलावटन कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ दो चीज़ें होती हैं। एक तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और दूसरा बनता है फ्रक्टोज C6H12O6। आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मगर ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है, ठीक है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि ये है सुक्रोज, और सुक्रोज जो होता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक बोलते हैं इसको। और यहाँ पर ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो बन रहा है, इसका जो मिक्सचर होता है वो लीवो रोटेटरी होता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एल रोटेशन। ये एल रोटेशन होता है, और ये मैंने बताया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी डी इसमें रोटेशन होता है, ये रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सुक्रोज है इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। क्यों बोलते हैं? देखो ना, यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये सुक्रोज राइट डायरेक्शन में, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट डायरेक्शन में क्या करता है, टर्न करता है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है डियर इस तरह से, ये इस तरह से, ये, और ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं ये डी वाले, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस डायरेक्शन में टर्न कर देते हैं ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो, ठीक है। और अगर यहाँ पर लीवो होता यानी एल होता, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे होती है स्टूडेंट्स, ये इस तरह से होती, तो ये इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न करता है, यानी कि इस तरफ, ये ऐसे टर्न कर देता, इस तरफ टर्न कर देता है ऐसे। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो मैंने आपको बताया सुक्रोज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दक्षिण ध्रुवण गुणक है, और यहाँ पर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है इसका जो मिक्सचर है वो लीवो रोटेटरी होता है, ठीक है, यानी कि वाम ध्रुवण गुणक होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, इन्वर्ट शुगर, ठीक है। हिंदी में कहते हैं प्रतीप शर्करा, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बात करें, ये तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, ये सी, ये आएगा फर्स्ट का। अब पर्किन रिएक्शन, तो पर्किन रिएक्शन में स्टूडेंट्स आपको पता है ये सिनेमिक एसिड बनता है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ आपको, ये सिनेमिक एसिड, क्योंकि ये रिएक्शन आप जानते होंगे। और गैब्रियल थैलेमाइड है, तो गैब्रियल थैलेमाइड में स्टूडेंट्स आपको पता है प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। आगे कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, यानी किसी भी कंडक्टर के 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो कंडक्टिविटी होती है, यानी किसी भी चालक की 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में जो चालकता होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता। एक बार फिर से सुनो, कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि बी। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, बी। हिंदी में सुने, किसी भी चालक के 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। आगे अब अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मिश मेटल। ये जरूर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये मिश मेटल क्या होती है, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में चलेगा कि मिश मेटल लैंथेनॉइड एंड आयरन है, तो ये सच बात है। 95% इसमें लैंथेनाइड होता है और 5% इसमें आयरन होता है। और स्टूडेंट एक बात और, ये जो लैंथेनाइड होता है
वो लेंथेनाइड तो ऐसे ए ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, लेंथेनाइड और फिर एक्टिनाइड। मगर लेंथेनाइड में वो कौन कौन से लेंथेनाइड, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक होता है CE, एक होता है LA और एक होता है ND। ये 3 लेंथेनाइड हम इनका परसेंट लेते हैं 95% और 5% लेते हैं आयरन, और कुछ स्मॉल अमाउंट में जैसे कार्बन होता है, सल्फर होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, आयरन होता है, ऐसे कुछ एलिमेंट भी साथ में हम उसको मिक्स करते हैं। तो ये जो इनका एलॉय होता है, इनका जो मिश्र धातु होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मिश मेटल, ठीक है। अब इस मेटल यानी मिश मेटल का यूज कहाँ होता है, तो थ्रोइंग फ्लेम टैंक बनाने में और ट्रेसर बुलेट बनाने में, और ठीक है, और फ्लिंट बनाने में भी यूज होता है। फ्लिंट का मतलब आपने देखा होगा कि पहले ऐसे लाइटर आते थे कि जिनको हम बर्न करते थे तो चिंगारी प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। और आजकल ऐसी बुलेट आ गई है जिन्हें हम ट्रेसर बुलेट कहते हैं, जो रेज इमिट करती है, जो किरणें निकालती है, ठीक है। और ऐसे टैंक जो फायर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी फायर थ्रोइंग टैंक भी जिनको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो मिश मेटल है, इसमें 95% CE LA ND और 5% इसमें आयरन होता है, और बाकी स्मॉल अमाउंट में कार्बन, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, इस तरह की मेटल होती है, ठीक है। और इसका यूज क्या मैंने बताया, एक तो फ्लिंट यानी कि पत्थर, लाइटर का पत्थर बनाने में, फ्लिंट बनाने में, फ्लिंट मतलब पत्थर है ना, और उसके बाद में ट्रेसर बुलेट बनाने में, और ऐसे टैंक जो थ्रो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये जो फायर का थ्रो करते हैं, ठीक है, आग छोड़ते हैं, ठीक है, तो ऐसे टैंक बनाने में इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेम थ्रोइंग टैंक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फ्लेम थ्रोइंग टैंक भी कहते हैं, ठीक है। तो बस आपको तो यहाँ मिश मेटल बताना है कि वो क्या होती है, तो लेंथेनॉइड 95% आयरन 5% और स्मॉल अमाउंट में मेटल, तो ये हो जाएगा मिश मेटल। चलिए अब देखिए, वैसे भी आंसर इसके यहाँ लिखे हुए हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। यहाँ पर लिखा व्हाट टाइप ऑफ लिगेंड इज EDTA, तो मैंने बताया स्टूडेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं हेक्साडेंटेट। क्यों, क्योंकि EDTA में 6 लिगेंड होते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर, ये देखिए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, कितने हो गए स्टूडेंट, 6। इसको बोलेंगे हेक्साडेंटेट, हिंदी में कहेंगे इसको षटदंतुर, यानी 6 लिगेंड की वजह से, ठीक है। चार्ज तो पता है आपको -1 -4, ठीक है, सॉरी -4, एक माइनस ये, एक माइनस ये, एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो -4, ठीक है। नाम इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन आ जाता है, EDTA का कंप्लीट नाम बताओ, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बताओ। तो EDTA का पूरा नाम तो मैंने बताया आपको, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो आयन, और ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, तो बना देंगे आप। इसमें लिगेंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्साडेंटेट, और चार्ज ये हमको दिख ही रहा है ना, तो बस -4, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आंसर इन 1 वर्ड में हमने अभी इस क्वेश्चन को देखा, अब आगे देखेंगे हम, इन विच अमंग लेंथेनाइड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर, तो आंसर आएगा स्टूडेंट्स एक्टिनाइड में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, किसी कंपेरिजन में, लेंथेनाइड के कंपेरिजन में। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की तुलना में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कंपेरिजन में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा। लेंथेनाइड संकुचन की तुलना में एक्टिनाइड संकुचन क्या होता है स्टूडेंट्स, ज़्यादा होता है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं। विच विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर, देखो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, विटामिन B एंड विटामिन C, ये 2 ऐसे विटामिन हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। और वाटर सोल्यूबल ये होते हैं, और इनका जो एक्सट्रैक्शन है
माफ़ करना, इनका जो रिमूवल है वो यूरिन के थ्रू जल्दी से हो जाता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब कभी कभी दिमाग में एक बात और उठ सकती है स्टूडेंट्स कि विच विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर, तो ठीक है, जल में विलय कौन कौन से विटामिन हैं, तो बी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये तो आप बता देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कौन से विटामिन हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, जो जल में विलय नहीं होते हैं, तो वो विटामिन है ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये जल में विलय नहीं होते हैं, और बी और सी तो जल में विलय हो ही जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी वीडियो बनाते समय जल्दी जल्दी में मिस्टेक भी हो जाती है, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, चलो हम आगे की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, राइट द नेचर ऑफ अमाइन। अब स्टूडेंट्स अमाइन का नेचर क्या होता है? अमाइन का नेचर स्टूडेंट्स ये बेसिक नेचर का होता है। क्यों होता है बेसिक नेचर का, ये भी क्वेश्चन उठता है। तो देखो स्टूडेंट्स, RNH2 में ये जो NH2 ग्रुप होता है, इसके नाइट्रोजन पर एक लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, और लोन पे इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ चले स्टूडेंट्स। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन लिखा है, राइट फार्मूला टू डेपिक्ट नॉर्मेलिटी इज, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, राइट द फार्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? तो वैसे तो आपके लिए लिखा है ये, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको लिख के बताऊँ स्टूडेंट्स। ये देखिए नॉर्मेलिटी का ये फार्मूला है, तो यहाँ पर आएगा WB/E इंटू 1000/V, ये सिंपल सा फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बाकी इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। देखो क्या है यहाँ पर, आपको पता है एन को हम लोग बोलेंगे नॉर्मेलिटी, हिंदी में कहते हैं इसको नॉर्मलता, इक्वल टू WB का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये E है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और यहाँ पर V, तो यहाँ पर आ जाएगा V की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, मिलीलीटर। अगर ml नहीं लिखना है तो आप सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी यहाँ 1000 आएगा तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इन ml, और आपको 1000 नहीं लिखना है तो यहाँ लिख दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह से लिखने से क्या होता है, हमको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें तुरंत याद रहता है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, थैंक यू।